से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं। आज जो सारी चीजें हमें समझाने वाले हैं वो एनएलपी इंडस्ट्री में 33 ईयर से हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि शायद इंडिया में एनएलपी के बारे में बात करने वाले वो पहले इंसान थे जो 1993 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एनएलपी इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बात करना शुरू की थी। तो आज वो खास गेस्ट हैं राम सर, राम वर्मा सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत नर्वस भी हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पर आपकी बहुत सारी वीडियो देखी हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई थिंक मैं उनमें से एक हूँ जिनकी लाइफ में आपके कंटेंट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है सर। थैंक यू अमित, थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी भी हैं और सुनी भी हैं, और ये शायद मैनिफेस्टेशन का एक लो है कि हम मिल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज सर हम बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, बट मैं शुरुआत इस चीज से करना चाहूंगा जैसे जैसे मैं बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बात करूंगा। बट मुझे लगता है एक और ऐसी चीज है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी है, जो कि है एनएलपी। और आप एनएलपी के बारे में बहुत बात करते हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ सर, एनएलपी है क्या? एक आम भाषा में अगर समझाया जाए तो एनएलपी क्या है? देखिए, सिंपल सी बात यह है कि जब हम पैदा होते हैं अमित, तो हमारी लाइफ में हमें दो चीज़ें गिफ्ट में मिलती हैं। एक है हमें बॉडी, जिसमें हम 60 ट्रिलियन सेल्स कहते हैं, हड्डियाँ जो सारी मिला के, और एक है हमारा इस शरीर को चलाने का सॉफ्टवेयर, जिसे हम माइंड कहते हैं। इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमारे पास करीब करीब 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हमें मिलती हैं। ओके। अगर आप कभी भी ब्रेन को देखते हैं तो जो चिपचिपा सा ऊपर पदार्थ दिखाई देता है वो ब्रेन सेल्स हैं। और एक रेत के दाने में 1 लाख ब्रेन सेल्स आ जाती हैं। कमाल की बात यह है कि उसके बाद भी ये फिजिकली आपस में टच नहीं करती, यानी कि इनके बीच में एक बैरियर होता है। ओके। हर एक ब्रेन सेल्स के अंदर करीब करीब 82 जीबी की मेमोरी का स्पेस होता है। हर सेल के बीच में? हाँ, हर एक ब्रेन सेल की जो मेमोरी स्पेस है वो 82 जीबी के करीब है। और कमाल की बात यह है कि जब हम कहते हैं ना कि जी उम्र में हम 1% ब्रेन भी यूज़ नहीं करते, तो 1% भी नहीं करते, इससे भी कम नहीं करते हम तो। क्योंकि ब्रेन सेल जैसे ही आप यूज़ करेंगे, ये न्यूरोजेनेसिस के द्वारा, यानी कि अपने आप को इंक्रीज़ करने लगती हैं आपके बेनिफिट के लिए। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक माइंड मिलता है, ताकि हमें एक सॉफ्टवेयर मिल जाए कि हम कैसे चीज़ों को देखेंगे, कैसे मैं आपका नाम याद रखूँगा, कैसे ये पानी है इसे पानी कहूँगा, कैसे मैं अपनी लाइफ को बदलूँगा। तो वो थॉट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल स्पेस होता है। जैसे सी ड्राइव होती है तो वो तो कंप्यूटर को चलाती है, तो एक सी ड्राइव मिलती है कि हमारे बाल कितने बड़े होंगे, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा हड्डियाँ कितनी बड़ी होंगी, वो तो हमें ऊपर से ही मिलता है। लेकिन एक स्पेशल हमें स्पेस मिलता है माइंड में। वो स्पेस बेसिकली भरने लगता है लोगों की बातें सुनकर, इवेंट खराब आई अच्छी आई। अब वो जब आता है तो कई बार बेकार की इवेंट हमारी लाइफ में हमारी बॉडी को और हमारे बिहेवियर को बर्बाद करने लगती हैं। इस स्टडी को किया गया 1970s में, जिसका नाम रखा गया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि 80 बिलियन न्यूरॉन्स आखिर किस भाषा से प्रभावित होते हैं या प्रोग्रामिंग उनकी हो जाती है। किसी ने कहा ये गलत बात है, तो जिंदगी भर हम उसको गलत मान लेते हैं। ठीक है ना, आपकी टीचर ने बोल दिया तुम तो एक दिन बड़े आदमी बनोगे, और एक दिन आप बन भी गए। वहीं किसी टीचर ने कह दिया तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपके पास वही शब्द अब तक भी पीछा कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के। तो इसका मतलब है कि हमारे न्यूरॉन्स किसी लैंग्वेज के द्वारा प्रभावित होते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे न्यूरॉन्स किसी भाषा के प्रति अगर प्रोग्राम हो गए, तो बीमारी के लिए अगर प्रोग्राम हो गए तो बड़ा नुकसान है। ठीक है ना, तो इस प्रोग्रामिंग को आप कैसे तोड़ें और कैसे आप डिजायर्ड रिजल्ट्स क्रिएट करें, यह एनएलपी सिखाती है। वाह। यही मुझे सबसे पहले, जब मैं कहता हूँ कि इंडिया में मैं ही लेकर आया हूँ, तो 1991 में मुझे एनएलपी के बारे में पता चला था, 91। और 93 में मैंने वर्कशॉप देनी, 94 में मैंने देनी शुरू कर दी थी, लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया था। वाह सर, ये सुनने में बहुत अमेजिंग लग रहा है क्योंकि जब भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखता हूँ या समझता हूँ, तो मैं इसको एक और लैंग्वेज से समझता हूँ, जो जो बोला जाता है बिलीफ सिस्टम हमारा बिल्ड होता रहता है धीरे धीरे। एक थर्ड वॉइस जो हमारे पास आ रही है, जैसे जिस घर में हम पैदा हुए, जहां पर हम बड़े, हमें क्या बातें मिल रही हैं, क्या हमारे माइंड में फीड किया जा रहा है, क्या परसेप्शंस डाली जा रही हैं। तो आई थिंक आपका कहने मतलब है एनएलपी उनको ब्रेक करने में मदद करता है, वो सारे बिलीफ सिस्टम को। जी बिल्कुल।
बेसिकली जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो एक न्यूरल नेटवर्क ही है। यानी कि एक आवाज आई आपके कान में कि पैसा बड़ा खराब है, और उस दिन आप 5 साल के थे मान लेते हैं, और दादी ने अपनी पड़ोसन को बोल दिया और आप उनकी गोद के आसपास खेल रहे थे, उनके पास खेल रहे थे, गोद में बैठे थे नानी की, और नानी के मुंह से निकल गया देखो पैसा बड़ा खराब है, जब से पड़ोसी के घर आया उसके बच्चे बिगड़ गए। तो आपके माइंड ने उस टाइम उसको कोई लॉजिक नहीं लगाया और इसको ले लिया। अब आप बड़े हुए, आपने एक मूवी देख ली जिसमें बड़ी मेहनत से बलराज साहनी कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा उसके पास नहीं आ रहा, मदर इंडिया देख ली या कोई ऐसी मूवी देख ली। फिर आपने 2-4 लोगों से कांटेक्ट किया, जब आप बड़े हो रहे थे तो फिर किसी ने कह दिया, आपके घर में कोई फंक्शन था, मेहमान आए हुए थे, यार पैसा तो बड़ा खराब चीज है। अब आपने 4 बार इसको सुन लिया तो आपके न्यूरॉन ने एक नेटवर्क बना लिया पूरा, और उसने एक कमांड अपने लिए तैयार कर ली कि पैसा खराब है। अब जीवन भर आप कॉन्शियस माइंड से दुनिया की जरूरतों से तो आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको बच्चों की फीस देनी है, अपनी लाइफ को बेहतर करना है, लेकिन जो डीप डाउन आपको कोई पकड़े बैठा है, वो न्यूरॉन पकड़े बैठा है जिसने ये फाइनल कर लिया बगैर किसी लॉजिक के, क्योंकि उसके पास लॉजिक नहीं था। उसने जो कि लॉजिक नहीं लगाया, कोई एनालिसिस नहीं की, और उसने उसको पकड़ के बैठ गया कि पैसा खराब चीज है। जब भी आप पैसे के लिए काम करेंगे और आप एक समय पर जाएंगे कि अब ये ब्रेक होने वाला है, और सडनली अगर आपका वो बिलीफ स्ट्रांग हो गया तो वो आपको नीचे ले आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे लाइफ में जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो करियर के पीक पर जाते हैं, बिजनेस के पीक पर जाते हैं, पैसे के पीक पर जाते हैं, और पीक पर जाकर गलती करते हैं, जीरो पर आ जाते हैं। इसे सिसिफस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 90% लोग अपनी जीवन में इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो इस सिसिफस कॉम्प्लेक्स को न तो किसी ने पढ़ाया उसको, और ना ही वो ब्रेक करना जानते हैं, और वो इस कॉम्प्लेक्स में फंसे पड़े। और मैं उनसे कहता हूं कि बचपन में जाओ और बचपन की किसी मेमोरी के साथ जुड़ो जहां आपकी सेल्फ इमेज को, आपके बिलीफ को, आपकी आइडेंटिटी को बर्बाद किया गया है। और जरूरी नहीं है कि उनकी इंटेंशन गलत रही हो। जब आपकी टीचर, आप 2 और 2 गलती से अगर मैंने 5 लिख दिया तो ये मेरे बिहेवियर की और उस समय की प्रॉब्लम थी। लेकिन मेरी टीचर ने अगर कह दिया यू आर स्टूपिड, और 2 बार और मुझे बोल दिया, तो 3 बार काफी है बचपन में, मैं आई एम स्टूपिड। नाउ आई विल नॉट बी स्टूपिड ओनली इन मैथमेटिक्स, बट आई विल बी शोइंग माय स्टूपिडिटी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ नाउ, बिकॉज वो क्रिएट कर लिया। ये जो नेटवर्क है, इसे हम मेमोरी, परसेप्शन, इसी को हम सबकॉन्शियस की इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ओके ओके, जो जहाँ पर बात करते हैं कि सबकॉन्शियस को कैसे रिप्रोग्राम कर रहे हैं, वो तभी जरूरत पड़ती है जब इस तरह का 2 ही तो प्रोग्रामिंग है। अगर आपकी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है तो 2 ही तो काम करने हैं जो मैंने किए। जब मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे क्योंकि तुम्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया और ये माइंड से है, क्योंकि आपको तो स्टेरॉइड खाने जीवन भर। हाँ। मेरे सारे बाल उड़ गए और पैचिस में उड़ा करते थे, ऐसे निकला करते थे, और डॉक्टर ने कहा था कि ये तो कभी बचेंगे ही नहीं, सेल्स खत्म हो गई। और आज ये एट द एज ऑफ 64 ये नेचुरल है, ठीक है ना। जब मुझे पहले तो सर मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, आप 64 के बिल्कुल नहीं लगते हो। So good, sir. याद रखिएगा ये भी सबकॉन्शियस में ही है, ठीक है ना। Amazing. तो जब आपके पास इस तरह के कोई भी मैसेज आते हैं कि भाई आप ठीक नहीं हो सकते, आप ये बीमारी है, उस समय याद रखिएगा आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसे तोड़ने वाला कोई चाहिए। जब आप सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो मैं सब लोगों से कह रहा हूं, मेरे अपने दर्शकों से, आपके दर्शकों से, कि आपको जीवन में बहुत कुछ नहीं करना। आपके पास जितने नेगेटिव बिलीफ पड़े हैं, नेगेटिव परसेप्शन पड़े हैं, नेगेटिव मेमोरी पड़ी है, नेगेटिव पेनफुल ब्रेकअप्स पड़े हैं, एब्यूज पड़ी है, गिल्ट पड़ी है, अपराध बोध पड़ा है, उन्हें तो आप इरेज कर लें एनएलपी टेक्निक से जो मैं कराता हूं, और उनकी जगह अब आप बढ़िया चीजों को इम्प्लांट कर दें कि आपके जीवन में लंबी उम्र हो, आपके बढ़िया से रिश्ते हों, जीवन में आपके खूबसूरत लोग लाइफ में आए, पैसा आपके पास आए, और आप देश विदेश में घूमें, और इतना ही तो करना है। करेक्ट 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 करेक्ट, अमेजिंग सर। तो इसको सर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको कैसे देखते हैं और इन दोनों चीजों को कैसे कनेक्ट करते हैं, एनएलपी को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को? देखिए, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आप करते हैं तो मैं इसमें बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने उस इवेंट को भी तो अट्रैक्ट किया था ना, जहां से मुझे सारी बीमारियों से पीछा छूटा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अमित जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 93 में मैं बीमार था, डिप्रेशन का शिकार था, और 92 में मुझे ये एनएलपी के बारे में पता, 91-92 में मैंने इसको हील किया। कैन यू बिलीव कि विद इन 3 इयर्स मैंने बगैर पैसे के
मैं अपने एक मित्र से मिला जो 18 साल बाद मुझे मिला कहीं। मैं और आपस में हमने शक्ल पहचानी, नाम भूल चुके थे क्योंकि नाम भूल जाते हैं। हाँ। और हम हंसे फिर, मैंने कहा यार साथ बीएससी किया करते थे। एंड कैन यू बिलीव के लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं हमेशा एक चीज चाहता था कि मैं यूनिवर्स में सोसाइटी के लिए कुछ करूं। एंड देन विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी नॉलेज, वी टू फाउंडेड, हम दोनों ने एक स्कूल को फाउंड किया जहां अब आई मीन 2000-2500 बच्चे पढ़ते हैं और क्वालिटी एजुकेशन वहां से ले रहे हैं। बहुत। एंड रिमेंबर, जैसे ही हमने उसकी प्लान करी, कोई तो हमें बस वाला मिलता चला गया, कोई हमारे लिए आई मीन पैसा देने वाला मिल गया। अब सवाल उठता है कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। प्लीज। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सब लोग तैयार हैं, तो सबसे पहली चीज समझने की कोशिश करिएगा कि आप जब आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? तो हम कहते हैं यूनिवर्स से कर रहे हैं। करेक्ट। जब मैंने इस यूनिवर्स को पढ़ना शुरू किया तो मेरी लाइफ में एक वर्ड आया जिसका नाम था मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी, MONISTIC, मोनिस्टिक थ्योरी। मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि मोनिस्टिक थ्योरी क्या है। तो उन्होंने बताया कि वन इन ऑल एंड ऑल इन वन। ये एक सिद्धांत चलता है कि हर चीज में एक पदार्थ अवेलेबल है और उसे एक पदार्थ में सब कुछ। और फिर मैंने पढ़ा जैसे ही आई मीन अपनी भारतीय संस्कृति के वेदांत को, तो पाया कि वो तो अद्वैत सिद्धांत है। और वहां से मुझे पता चला कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है, ऊर्जा, जिसे हम गॉड का नाम देते हैं, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं, मैंने उसके गुणों को पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि हम हमारे इस समय जब हम बात कर रहे हैं, हर चीज के अंदर एक पदार्थ है जो इनविजिबल है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले चैप्टर में ईथर का नाम दिया गया, लेकिन उसके परे की चीज है। उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली यह सबस्टेंस, इसकी अपनी एक प्रोग्रामिंग है। आम का पेड़ आम की तरह बिहेव करेगा, आम का बीज, उसके कहीं पेड़ नहीं था, उस बीज में एक छोटे से दाने में आपका वट वृक्ष निकल आता है, पूरा का पूरा बड़ का पेड़ निकल आता है। बीज कितना है? सरसों के दाने जितना। उसके अंदर कहाँ थी वो सब चीजें? याद रखिएगा, वो सब यूनिवर्स उसे दे रहा है, क्योंकि ये जो मिरेकल सबस्टेंस इसको कहा गया है, गॉड कहा गया है, यूनिवर्सल डायनामिक इंटेलिजेंस कही गई है, इसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग है। दूसरी बात, जैसे ही मैंने सांख्य दर्शन पढ़ा तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल मीनिंग वहां से पता चला। यद्यपि बहुत सारी किताबें बाद हमें आई, तो हम इंडियंस को एक चीज है कि हम दूसरी किताबों को हम बहुत लाइक करते हैं, न करनी भी चाहिए, हमें किसी को डिस्काउंट नहीं करना। पर जैसे ही मैंने सांख्य दर्शन को पढ़ा, उसमें लिखा था कि प्रकृति यानी कि ये जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, ये किसी भी, ये हर चीज का रॉ मटेरियल है। ये सब चीजें यहीं से आई और यहीं पर मिल जाएंगी एक दिन। बिल्कुल। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये हर चीज का रॉ मटेरियल जरूर है, पर ये खुद तैयार नहीं कर सकते। यानी कि ये माइक खुद तैयार नहीं हुआ, इसे किसी क्रिएटर की आवश्यकता पड़ी। इस क्रिएटर को सांख्य दर्शन में पुरुष कहा गया है। पुरुष का मतलब जेंडर नहीं है। दोज हु क्रिएट, जिनके अंदर एक जज्बा है कुछ क्रिएट करने का, चाहे वो इवेंट को क्रिएट करें, चाहे वो सिचुएशन को क्रिएट करें, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करें, कि चाहे वो एक बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करें। याद रखिएगा, ये प्रकृति, यानी कि प्रकृति का मतलब है कृति से पहले, यानी कि ये एनर्जी हमेशा उसके साथ खड़ी होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत आसान है, बशर्ते कि आप एक पुरुष का रोल निभाएं। पुरुष का मतलब यहाँ जेंडर नहीं, क्रिएटर का मतलब है। यू क्रिएट अ बिलीफ, यू क्रिएट एन आइडेंटिटी, यू क्रिएट अ पर्पस, यू क्रिएट अ मैजिक, एंड इमीडिएटली जो प्रकृति है वो एकदम से कृति में बदलने के लिए तैयार हो जाती है और आपको उन लोगों से मिला देती है, उन सिचुएशन से मिला देती है, उन अवसरों से मिला देती है, उन देशों में आप चले जाते हो पता नहीं बगैर किसी कारण कि जहां पर आपका इंतजार हो रहा है। वाह, ये तो सुनने में इतना लग रहा है, मेस्मराइजिंग लग रहा है। क्योंकि कई बार एक्चुअली में ऐसा होता है कि जैसे हमने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना शुरू किया, वो सारे फॉरेन ऑथर की किताबें पढ़ी, बट जिन किताबों के बारे में आपने बताया, जिन ग्रंथों के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, ये शायद हमने उतने फोकस होकर हमने नहीं पढ़ा। आई एम श्योर आज सभी लोगों के लिए बहुत नॉलेजेबल भी होगा जानना कि अगर हमें इसका ओरिजिन इंडियन ओरिजिन से समझना है तो वो कैसे समझा जा सकता है। जैसे आई थिंक हम पहले बात भी कर रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बिगिनिंग है वो उन किताबों में दिया गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के जो प्रोसेसेस है, इस पर आप और रोशनी डालना चाहेंगे कि? हाँ बिल्कुल, आप बताइए प्लीज। मैं पिछले करीब 2 सालों से 3 सालों से जब मैंने पूरा इसको स्टडी किया, और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, दिल खोल के बता रहा हूँ, और मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने आज तक वो किताब नहीं पढ़ी जिसका सब जिक्र करते हैं। अच्छा। ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समझा है। और क्यों आखिर हम, मेरे घर में हल की पूजा होती है, लाठी की पूजा होती थी, क्यों आपके घर में अनाज की पूजा होती थी जब अनाज उठ के आता था, क्यों एक शेफ जो एक 5 स्टार होटल का है, मैंने उसको डायरेक्टली देखा है कि कैसे वो पूजा करता है खाने की,
मैंने अपने घर में देखा है कि जब बारात आती थी तो एक भंडारे में खाने की पूजा होती थी। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो पाया कि हम वस्तुओं के साथ अपना कम्युनिकेशन करते हैं। जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए और उन्होंने वहाँ ओम लिखा और उस प्लेन की, राफेल की उन्होंने पूजा की, याद रखिएगा आपका हर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं जा रहा है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स को भी समझ ले, जो मॉडर्न साइंस आई जिस पे 2022 में नोबेल प्राइज भी मिला है, वो भी तो ये कह रहे हैं कि मैं एक आदमी हूं, ये एक मटेरियल है, मटेरियल के परे एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के परे एटम है और एटम के परे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा सिर्फ एक एनर्जी है। मैं एक पुरुष हूं, पुरुष का मतलब है मैं मॉलिक्यूल हूं, मॉलिक्यूल का मतलब मैं टिश्यू हूं, टिश्यू का मतलब सेल हूं, और सेल के परे एटम हूं, और एटम के परे वही इलेक्ट्रॉन यानी एनर्जी हूं, यानी कि हम एक लेवल पर एक ही हैं। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं, जब मैं 2 साल 2.5 साल से मैंने एक कोर्स को लॉन्च किया और मैंने किताब दी जो यूजुअली फ्री में दे रहा हूं। करीब करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उस किताब को डाउनलोड किया है और 3 लैंग्वेज में। उसका नाम था चमत्कार के देवताओं को कैसे जागृत करें, हाउ टू अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स। यानी कि आप अपने जीवन में मिरेकल्स को कैसे लाएं। तो मोनिस्टिक थ्योरी की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी थ्योरी हम 200 साल से अप्लाई कर रहे हैं। पिछले 50 सालों से ये पॉपुलर हुई है, लेकिन ये 3000 साल पुरानी इंडियन टेक्निक है। समझ गए? तो उसमें सबसे पहली चीज ये होता है कि आप अगर किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहली तो बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सुई की तरह नहीं है कि किसी को भी चुभाएंगे तो वो क्वालिफाई नहीं करना है, वो खून निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन याद रखिएगा ये चीज समझनी है सबसे पहले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं कि ये एक आग की तरह नहीं है कि जो भी इसके ऊपर हाथ रखेगा वो जलेगा। इसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज है, अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी पात्रता बढ़ाएं। मतलब एक मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं, क्वालिफाई का मतलब है कि ये आपके लिए काम तभी करेगा अगर आप क्वालिफाई करोगे तो। यस। ओके। अगर आप पहले से मिजरेबल थॉट के लिए पड़े हैं, आपके हार्ट में अगर गिल्ट अगर आपके पास 4 बड़ी अगर आपके पास संवेदनाएं नेगेटिव पड़ी हैं आपके हार्ट में, तो वो वेगस नर्व से आपके फोकस को बनने ही नहीं देगी। और हार्ट सेंटर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, जबकि इंडिया में माइंड से पहले हार्ट की बात होती है, हृदय की बात होती है। हृदय की संवेदना थी, माँ का प्यार जो हृदय से आता है, ठीक है ना, माँ बाप का दोनों का प्यार हृदय से आता है। लेकिन आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड में माइंड से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने तो पहले ही गड़बड़ कर ली। क्योंकि हमें ये चाहिए कि अगर किताब में इंग्लिश लिखा हुआ और कोई नाम वहां पर ऐसा है जो बाहर का है, तो ऐसा लगता है कि यही सब कुछ जानता है, ये ज्यादा जानता है, ये ज्यादा जानता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, आई एम नॉट ऐसा नहीं कि मैं किसी को डिस्काउंट कर रहा साहब है, बट याद रखिएगा अगर आपके हृदय में, आपके हार्ट में अपराध बोध है, अगर आप हार्ट में किसी भी गिल्ट को लिए घूम रहे हैं, तो ये आपकी वेगस नर्व को मार रही है। ये वेगस नर्व आपके हार्ट से आपकी हाइपोथैलेमस और आपके हार्ट से आपके गट बैक्टीरिया तक जाती है, जहां से आपकी गट इंस्टिंक्ट आती है, वो तो मर चुकी है। अगर आपके पास एक नंबर है गिल्ट, दूसरा है रिवेंज। आपके पास गुस्सा भरा पड़ा है कि मैं उससे बदला लूंगा, और ये अब आप कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप एंटी यूनिवर्सल हो गए। यूनिवर्स में कभी बदला नहीं है। आपने किसी पेड़ को पत्थर मारा, अगली बार उसने आपको नहीं चेक किया कि आप मेरा फल नहीं खा सकते या तुम्हारे लिए मेरा आम कड़वा होगा, नहीं। लेकिन ये आदमी के साथ है। तीसरा है, आपके पास कोई वहां पर जेलसी नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। आपके पास वहां पर कोई भी एब्यूज नहीं होनी चाहिए। या तो आप गुजरे हो या आपके मन में कहीं है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो इमोशनल है, क्योंकि ये चारों के चारों संवेदनाएं आपके बाकी 4 चीजों को मार देती है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बाकी 4 आपको वाइब्रेशन बनाने वाली संवेदनाएं हैं। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं तो सबसे पहले आप अपनी पात्रता बढ़ाइए। भाई जितना बड़ा आपका घड़ा होगा उतना ही बड़ा आपके पास पानी आएगा। बिल्कुल। एक गिलास में जितना स्पेस है उतना ही तो पानी आएगा। बिल्कुल। कई बार अगर मेरे पास जगह ही नहीं है, तो अगर आपको कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना, तो पहला रूल क्लियर कर लीजिएगा। वो रूल ये है कि आपको लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को लागू करना होगा। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का मतलब है कि अपने हृदय से बेकार की मिजरेबल कंडीशंस को निकाल दीजिएगा। किसी को गाली देने को मन कर रहा है, किसी को आप हेट कमेंट करते हैं, किसी के प्रति आप गलत सोचते हैं, खुद के प्रति आपका प्यार नहीं है। जब आपके एक बाल्टी पानी में अमित
1 ड्रॉप ऑफ यूरिन बर्बाद करने के लिए काफी रहती है ना। बिल्कुल। बस यही इस नेगेटिविटी का सबसे बड़ा काम है। वाओ। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो फिर आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। फिर 4 चीजें कौन सी चाहिए उनको भी मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल, प्लीज बताइए। पहली चीज है कि आप सबसे पहले फॉरगिवनेस, ओके। आप फॉरगिव करें अपने आप को। हम्म। मेरे एक मेंटोर कहा करते थे कि आदमी मैच्योर उस दिन होता है जिस दिन वो अपने परिवार को फॉरगिव करता है, भले ही वो कॉन्शियसली कहता रहे, ठीक है ना। वहां पर उसकी कहीं ना कहीं नाराजगी होती है कि इट शुड हैव बीन लाइक दिस, माय फादर कुड हैव डन दिस थिंग, ओके। माय मदर कुड हैव डन दिस थिंग, माय वाइफ कुड हैव डन दिस थिंग। तो उन्होंने कहा कि फॉरगिव दूसरों को नहीं, पहले तो अपने आप को ही कर लो। दूसरा है, जब आप फॉरगिवनेस को करते हैं तो पहली बार आपका हार्ट रिलीज करता है कुछ इमोशंस को। दूसरा है फिर आप कंपैशन एंड लव, फिर अब आप थोड़ा सा उसकी जगह भरिए प्यार को, कंपैशन को, स्नेह को, करुणा को। जब आप करुणा को भरते हैं तो आप पहली बार यूनिवर्सल इंसान कहलाने के हकदार होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में आपको ये सब यही गुण मिलेंगे। और तीसरी चीज है फिर अबंडेंस देखना शुरू करें। अबंडेंस का मतलब है कि जो अधिकता है इस यूनिवर्स में, दोनों ही चीज आपको अधिकतम में मिलेंगी। बीमारी भी अधिकतम है तो सेहत भी अधिकतम है, बिल्कुल। पैसा भी अधिकतम है तो गरीबी भी अधिकतम है, टूटते हुए रिश्ते भी अधिकतम है। आप देख रहे हो 10 में से 8 रिश्ते नहीं चल रहे, वहीं पर आपके पास रिश्तों की भी अधिकता है। लोग दुखी भी एक तरफ हैं तो आप सुखी भी आप देख सकते हैं, अमीरी है तो गरीबी भी है, ये तो आपके ऊपर है। तो अबंडेंस को देखना शुरू करें, वो भी पॉजिटिव अबंडेंस। और चौथी चीज है कि आप ग्रेटिट्यूड को महसूस करें। वाह, वेरी गुड। तब आपकी पात्रता बनती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। ओके, तो पात्रता करने के लिए 4 चीज करेंगे तो वो जो हमारा घड़ा है वो बढ़ेगा और हम एलिजिबल होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी जिंदगी में काम करेगा। दिस इज अमेजिंग। तो बहुत आपने बहुत ही प्यार से और बहुत बारीक डिटेल से समझा दिया, क्योंकि अक्सर लोगों का यही सवाल है। मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा लोग जो जो प्रोसेसेस करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन मेरी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। आई थिंक ये जब ये 4 चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए, वो एलिजिबल हो जाएंगे कि अब करो तुम, नाउ इट विल वर्क फॉर यू। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये मेरे मेंटोर ने मेरा कान पकड़ लिया था उस टाइम कि तुम क्या कर रहे हो। जीवन में कभी मांगना नहीं है यूनिवर्स से। ओके। आपको भिखारी नहीं बनना, सीकर बनना है। सीकर का मतलब है जिज्ञासु बनना है। आपको अपनी जिज्ञासा रखनी है। अगर आप आपके फादर मेले में जा रहे हैं तो आपको मांगना नहीं उनसे कि आप मेरे लिए खिलौना लाइएगा। आप अपनी जिज्ञासा रखिए, लेकिन इस जिज्ञासा के सिर्फ 2 ही गुण हैं। अगर इन 2 गुणों को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो यूनिवर्सल फादर आपकी बात सुनेगा। उन 2 गुणों को जब मैंने पकड़ा तो आई वाज शॉक्ड कि हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में, उन्होंने उन दोनों चीजों को पकड़ा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 2 चीज लोग क्या नहीं कर रहे हैं। 2013 के आसपास की शायद बात है, या 14 या 12 की। एक देयर इज ए न्यूरो साइंस का एक इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में, उसका नाम है हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट। हार्ट और मैथमेटिक्स वाला मैथ। तो नाम इस तरह से, हार्ट मैथ बहुत पॉपुलर है वो। वहां पर सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इंटेंशन, हीलिंग, इसके ऊपर, या एनर्जी या वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी में कितनी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, इन चीजों के ऊपर काम होता है। वहां पर इवन टेलीकिनेसिस भी होती है, कि कैसे हम किसी भी चीज से बात कर लेते हैं। तो उन्होंने वहां पर एक डॉक्टर है, उनका नाम है ग्लेन रीन। तो ग्लेन रीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो बहुत ही मैजिकल एक्सपेरिमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं कंटेंट पढ़ रहा था डॉक्टर जो डिस्पेंजा के, उन किताबों में ये था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने 10 हीलर को लिया जो ट्रेंड थे किसी भी इमोशन को क्रिएट करने के लिए। तो उन हीलर्स को उन्होंने लिया कि उन्होंने से कहा कि, और उनके एक गिलास पानी में, और वो पानी भी नॉन आयोनाइज्ड था, यानी कि उसमें करंट नहीं था। और उसमें ह्यूमन डीएनए को डाला गया। एक बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च थी ये। ह्यूमन डीएनए बेसिकली हर एक थॉट के साथ घूम जाता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो ईपीजेनेटिक्स में ब्रूस लिप्टन ने बताया है कि हर एक थॉट से हमारा डीएनए घूम जाता है, जिससे हमारी बीमारियां या सेहत आती है और हमारी जीन ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ में, और उनके हाथ में दे दिया वो गिलास। उन्होंने कहा कि इसको पकड़ें और अगले 180 सेकंड के लिए आप एक गेम खेलेंगे कि आप पॉजिटिव फीलिंग्स को आप एंजॉय करेंगे। और वो फीलिंग होगी ग्रेटिट्यूड की,
वो फीलिंग होगी लव की, वो फीलिंग होगी एम्पावरमेंट की, ऑप्टिमिज्म की, ग्रोथ की, गोल अचीवमेंट की, यानी कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मोटिवेशन के लिए जरूरी है। बस उन्होंने इतना ही करना था। ओके। वो ट्रेंड थे 10 के 10 हीलर, उन्होंने हाथ में लिया, उन्होंने कहा कि इस पानी को देखते रहें, इसमें ह्यूमन डीएनए है जो आपको दिखाई नहीं देगा। अब उन्होंने इस काम को किया तो 180 सेकंड के बाद उनका सब पानी फिर लैब में भेजा गया चेक करने के लिए। कुछ घंटे दिन लगे होंगे, तो पाया गया कि वो डीएनए में कोई बदलाव नहीं था, क्योंकि डीएनए एक सीडी की तरह होता है, जो गांव की सीडी होती है ना, हाँ। स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें। हाँ। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि अब इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करेंगे, तो फिर उनको बुलाया गया, उनसे कहा कि आपको 180 सेकंड के लिए फिर यही पानी अपने हाथ में रखना है और ये इमोशन दोबारा क्रिएट करनी है। और जब ये इमोशन आपकी पीक पर जाए, यानी कि आपके अंदर खूब प्यार, खूब कंपैशन, खूब पैशन, खूब डिसीजन मेकिंग और मोटिवेशन आ जाए, उस समय आप एक इंटेंशन क्रिएट करेंगे कि आपका डीएनए आइदर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। ओके। उन्होंने ऐसा ही किया, पानी को चेक किया गया और पाया कि हर एक व्यक्ति का डीएनए जो उनके गिलास में था वो 35% डिग्री तक घूम चुका था। वाह। उन्होंने अब तीसरी बार किया। उन्होंने कहा कि अब एक काम करेंगे कि इस बार आप कोई इमोशन क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ आप अफर्मेशन करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, थोड़ा सा बताऊंगा फिर भी, फायदे के लिए बतना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब आप कोई इमोशन क्रिएट नहीं करेंगे, यू विल रिमेन न्यूट्रल, इनडिफरेंट। ठीक है ना, आपके कंधे भी ढीले रहेंगे और अब आप कहते रहेंगे मेरा डीएनए घूम रहा है, मेरा डीएनए घूम रहा है, मेरा डीएनए आइदर लेफ्ट और राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद पाया गया कि उसमें कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। यहाँ से एक चीज आई है कि आपका डीएनए, यानी कि आपका यूनिवर्स में जो थॉट जाएगा वो तब जाएगा जब आपकी इंटेंशन क्लियर हो और आपकी इंटेंशन के साथ एक इंटेंसिटी क्लियर हो। वाह। अगर आपकी इंटेंसिटी बहुत बढ़िया, कई बार आप लोगों से कहेंगे सर आदमी तो इतना बढ़िया था, सबका भला चाहता था, मरा भूखा। भैया मरा भूखा इसलिए कि इंटेंसिटी तो उसके पास थी, पर उसमें इंटेंशन नहीं रखी उसने, वो चाहता क्या है। और एक आदमी को आप ये भी कहेंगे कि सर मैंने तो बहुत सारा एफर्मेशन करा, मेरी लाइफ में कुछ नहीं आई। भाई आप सिर्फ शब्द बोलते रहे और शब्द तो आप भूल जाते हैं। डाले नहीं। मैंने कहा ना कि 15 साल बाद तो मैं अपने फ्रेंड का नाम भूल गया। हाँ। कि यार नाम क्या है तुम्हारा, क्योंकि नाम तो, आवाज तो भूल ही जाती है, विजुअल से पहले आवाज जाती है। तो अफर्मेशन तो गया काम से। तो जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ना चाहें तो इंटेंशन एंड इंटेंसिटी की बात करें, तब यू विल अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स। वाओ। दिस इज अमेजिंग सर। बहुत मैं भी बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं भी अपने एक्सपीरियंस में समझाऊँ, आई थिंक ये एक अलग लेवल का थॉट मैं आज आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये भी समझ रहा हूँ कि शायद जो हमारी इंटेंशन है और जो इंटेंसिटी है, जिसको हम कभी-कभी मैं बात करता हूँ तो इमोशंस के बारे में बात करता हूँ कि वो आपकी एनर्जी में करते हैं, बट जिस तरीके से आपने जो समझाया ये पार्ट, आई थिंक दिस इज अमेजिंग। ये लोगों के लिए आई थिंक इस पूरे पॉडकास्ट का बहुत की पॉइंट होने वाला है, क्योंकि ये लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि लोग एक्टिविटी कर रहे हैं ना, प्रोसेस कर रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि जब यार तुम किसी भी चीज को अट्रैक्ट तो करके देखो। मैंने बताया था ना कि जब मैं बीमार था और मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी लाइफ में कोई आना चाहिए, और सडनली एक आदमी मेरे घर पर आया, वो किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग को दिखाने कि मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी, मैं बीमार हूँ, और उसने मुझे एनएलपी के बारे में बताया और एक किताब दी। वो किताब उसके पास बाद में भी रही, उससे पहले भी थी, लेकिन दुख की बात यह है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस किताब को मैंने 100 सवा 100 बार पढ़कर, 150 बार पढ़कर अपनी लाइफ को बदल दिया, और हज़ारों नहीं, अब तो करीब करीब मैं कहता हूँ कि पिछले 4 महीनों में ही मैं एक रिकॉर्ड बना रहा था कि कितने लोगों ने मेरे फ्री सेमिनार को सुना है, तो 58,000 से ज़्यादा मेरी टीम ने बताए जो फ्री सेमिनार मैंने दिए। तो इतने लोगों ने अपनी लाइफ को बदला। लेकिन दुख की बात ये रही कि अभी मुझे करीब कुछ महीनों पहले किसी ने बताया कि जब मैंने पूछा कि भाई मेरठ में वो कैसे हैं, उन्होंने कहा सर उन्होंने कुछ साल पहले अपने 2 बच्चों के साथ और वाइफ के साथ आत्महत्या कर ली, 4 लोगों ने। ये वही आदमी था जिसने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी, क्योंकि उसके पास वही थी सब कुछ चीजें, लेकिन वो उस किताब का फायदा नहीं उठा पाया, और जबकि उस किताब को मैंने 2 दिन पढ़कर नहीं खरीद कर अपनी लाइफ को बदल लिया। याद रखिएगा, आपके जीवन में हर पल अपॉर्चुनिटी है, हर पल ये मिरेकल प्रोडक्ट आपके इंतजार कर रहा है कि आप एक पुरुष बनकर सांख्य दर्शन के अनुसार इस कृति को बदल दें, प्रकृति को कृति में ढाल दें। लेकिन ना तो आप उसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि कई बार आप उसके लिए योग्य नहीं हैं, कई बार आपके लिए, दूसरों के लिए आपके पास गाली गलौज भरी पड़ी होती है हमारे पास, कई बार हम हेट में रहते हैं बिना मतलब की, ठीक है ना, तो हमने तो यहाँ पर गड़बड़ कर लेते हैं।
तो एक चीज़ सर, जैसे आपने बताया कि एनएलपी ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव लाए हेल्थ में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनएलपी का यूज़ करके हम अपनी लाइफ के किस-किस एरिया में बदलाव ला सकते हैं? पहली चीज है, देखिए आपके पास 5 एरिया है लाइफ के, हुँ, और पांचों एरिया में अगर आपके पास बैलेंस है तो आप लाइफ जी रहे हैं। हुँ, पहला है हेल्थ। हुँ, अगर आपके पास फिजिकल हेल्थ ओके नहीं है, आपकी बॉडी में दर्द रहता है, एनर्जी नहीं रही, कभी ये बीमारी आ रही, कभी वो बीमारी, वो फेज मैंने देख लिया। हुँ, उसमें कभी कोई मन नहीं करता जीने का। हुँ, ऐसा मन करता है यार, मैं पैसे काहे को कमा रहा हूँ, ठीक है ना? तो पहला एरिया है फिजिकल हेल्थ। मैं वहाँ पर एनएलपी ने मेरे सब कुछ आपका बदल सकता है। आप चाहे एसिडिटी के बीमार हैं, ये एनएलपी यानी कि माइंड से हो रहा है। हुँ, आपका सारा गट में, आपकी सारी जीन, आपके सारे हार्मोन, आपके सारे माइग्रेन और इसके भी परे जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, सारी की सारी आपके माइंड से चल रही हैं। तो माइंड पर तो एनएलपी काम करेगी। वाह! दूसरा बड़ा एरिया है आपके सोशल एंड फैमिली कनेक्शन। यहाँ ओके, पर एनएलपी हेल्प करती है कि कैसे आप सामने वाले के माइंड को समझे। ये विजुअल आदमी है तो कैसे बात करें। हुँ, मेरी वाइफ अगर ऑडिटरी है तो मैं उससे ये नहीं कहूँगा देखो, मैं उससे कहूँगा सुनो। हुँ, अगर मेरा बच्चा काइनेस्थेटिक मोड का आदमी है तो मैं उससे ये नहीं कहूँगा सुनो, ना मैं ये कहूँगा देखो, नहीं तो चिल्लेगा यही कहते रहते हो क्या देखूँ? हुँ, उसे मैं कहूँगा फ़ील करो, हुँ, क्योंकि वो फीलिंग वाला आदमी है। इस तरह से आप अपने रिश्तों को बढ़िया कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है आपका पैसा। याद रखिएगा, ऑल द वेल्थ लाइज़ इन योर माइंड। अमित, ये तो आप जानते हैं, सारा बिल्कुल पैसा सही, आपके दिमाग में पड़ा है। बिल्कुल। अब उस दिमाग को कैसे अलाइन करें? हुँ, मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि जब मैं एनएलपी करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए तैयार हो जाइए पैसे के लिए, और अपनी सेल्फ इमेज को बनाइए, मैं बनवाता हूँ। हुँ, जब आप ये सेल्फ इमेज बड़ी बनेगी, जिसके पास पैसा आ रहा है, उसे क्वालीफाई करिए, फिर उसे मैं इंटीग्रेट करता हूँ आपके माइंड में। पुरानी इमेज को हटाता हूँ, पुरानी मेमोरीज़ को हटाता हूँ, पुराने आपके पास एंग्ज़ायटी पड़ी है, उसे आप एनएलपी से हटा सकते हैं। जिसको ये मानते हैं कि एंग्ज़ायटी जो आज आ गई वो गोलियों से ही हटेगी, नहीं, नहीं। आप 2 घंटे के अंदर अपनी एंग्ज़ायटी से बाहर आ सकते हैं। आप वाह! अपने पेन को रिलीज़ कर सकते हैं पूरी तरह से। जितना भी बॉडी का पेन है वो आपका इमोशनल पेन है, हुँ, जो कन्वर्ट बेसिकली बॉडी में केमिकल के रूप में, बिकॉज़ एवरी बिलीफ हैज़ इट्स ओन बायोलॉजी। हुँ, हर एक परसेप्शन की अपनी बायोलॉजी है। चौथी चीज़ है आपकी रिलेशनशिप्स, हुँ, कि कैसे आप रिलेट करते हैं चीज़ों के साथ, दुनिया हुँ, के साथ, ठीक है ना? हुँ, हुँ, कैसे वो एम्पैथी क्रिएट करें। हुँ, नहीं तो आज बहुत सारे लोग नार्सिसिज़्म में जी रहे हैं, सैडिस्ट हो चुके हैं। हुँ, कोई एम्पैथी नहीं रही। और पाँचवीं चीज़ है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, कि हुँ, कैसे आप अपने पर्पज़ को ढूँढें, पर्पज़ के साथ अपनी आइडेंटिटी को हुँ, एन्जॉय करें। जब हुँ, आप ये करते हैं तो ये एनएलपी का ही तो काम है। वाह! एनएलपी सब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। एनएलपी तो एक पूरी तरह से कला है, हुँ, और इसमें मज़ा तब है कि जब इसकी कला को आदमी सीखे ना, बल्कि पूरी तरह से अप्लाई करे। हुँ, 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 हुँ। तो इसमें सर जिस जो आपने 5 एस्पेक्ट बताए हैं, क्या इन सब के लिए कोई एक-एक हम टेक्नीक या टिप बता सकते हैं सो दैट उनको वो अगर कोई भी इन एरियाज़ को लाइफ में इम्प्रूव करना चाहता है, जैसे हेल्थ है, अगर ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसे क्या करना देखिए, चाहिए? 3 चीज़ें करनी होंगी, हुँ, ठीक है ना? उन 3 चीज़ों को अगर मैं यहाँ कराऊँगा तो पूरी वर्कशॉप बन जाएगी, हाँ, लेकिन सब लोग नोट कर लें, 3 या 4 चीज़ लिखाऊँगा। अगर आपको अपनी बीमारी से पीछा छुड़ाना, चाहे वो माइग्रेन है, चाहे वो आपकी एसिडिटी है, चाहे वो आपका गट खराब हो गया, चाहे किसी को इवन इससे भी बड़ी बीमारी है, मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऑटोइम्यून, हेयर फॉल सब। ऑटो इम्यून है, हेयर फॉल है, सोराइसिस है, विटिलिगो है इवन, या फिर थायराइड है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, हुँ, ठीक है ना? और इसके भी परे की बीमारियाँ हैं, जो आपकी डायबिटीज़ 1 है, डायबिटीज़ 2 है। हुँ, जब भी आप इन बीमारियों से अगर ग्रसित हो रहे हैं, तो पहली बात समझने की कोशिश करिएगा, आपकी बॉडी बीमार नहीं हुई, हुँ, बॉडी ठीक है। बेसिकली बॉडी को तो सफ़र करना पड़ रहा है, बॉडी हुँ, बीमार नहीं होना जानती। अब मेडिकल साइंस खुद कहती है कि आवर बॉडी डज़न्ट नो हाउ टू फॉल सिक। हुँ, हमारी बॉडी को पता ही नहीं कि बीमार कैसे पड़े, फिर कौन डाल रहा है? क्योंकि मैसेज यहाँ से आ रहा है न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन के द्वारा। तो इसका मतलब है माइंड को ठीक करना होगा। अगर आप किसी भी बीमारी को यू टर्न देना चाहते हैं, मेरे टाइम में तो मेरा कोई मेंटोर भी नहीं था। आज तो मैंने ऐसे-ऐसे मेरे पास लोग हैं, जहाँ पर मुझे एक लेडी ने लिखा है, आई मीन मुस्लिम लेडी है कराची से। उन्होंने कहा कि एनएलपी करने के बाद मैं 12वें दिन, मैंने 8 साल से सजदा नहीं किया था, मैं बेड रिडन थी। हुँ, और हमारे यहाँ ये होता है कि वाह! नमाज़ करते हुए सजदा करना होता है, माथा लगाना होता है ग्राउंड पर, ठीक है ना? लेकिन 12वें दिन मैंने पूरा 8 साल बाद ये काम किया है, क्योंकि ऐसा लगा कि सारा कुछ तो मेरे अंदर ही रुका हुआ था।
तो पहली बात यह है कि जब भी आप कोई भी बीमारी को रिप्लेस करना आई मीन रिवर्स करना चाहें, सबसे पहली बात है कि आप अपने पास्ट को डिलीट करें अपने माइंड से। अगर वहाँ कोई भी पेनफुल मेमोरी, कोई एब्यूज, कोई ब्रेकअप या कोई फेलियर या कोई और ट्रॉमा पड़ा है तो, क्योंकि वो डीप जा चुका है बिलीफ की तरह, जो मैं इस पॉडकास्ट में जिसकी बता वजह रहा से था। प्रॉब्लम होती है। वो हमेशा, जब भी याद रखिएगा, जब भी हमारे माइंड के अंदर कोई भी ट्रॉमा पड़ा होता है तो इसे मेडिकल साइंस समझ लीजिएगा, तो हमारा इमीडिएटली एमिगडाला जो सेंसर है वो इमीडिएटली उसको एक थ्रेट की तरह लेता है और वो पूरी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस के साथ कोर्टिसोल रिलीज करवा देता है कि हम थ्रेट में हैं, जबकि वो थ्रेट है परसीव्ड ओनली। भाई मेरे सामने नाग आ जाए, कोबरा आ जाए तो ये रियल है, अब तो ये कोर्टिसोल निकलना चाहिए ताकि मेरे पास पावर आ जाए। लेकिन अगर कोई पेनफुल मेमोरी पड़ी है और वो डीपली पड़ी है, 20 साल पहले किसी ने मुझे अगर थप्पड़ मारा, 20 कैलेंडर बदल लिए, पर मैं वहीं खड़ा हूं। तो पहली चीज है कि आपको अपने पास्ट को डिलीट करना होगा। पास्ट में हो सकता है कोई रिवेंज हो आपके अंदर, कोई गिल्ट हो, कोई आपके पास ईर्ष्या भरी पड़ी हो, कोई ऐसा मोमेंट भरा पड़ा हो जहां आपका जो चाइल्ड पार्ट है वो खुशी ना हो, उसका कुछ खो गया हो, अभी तक वो वहीं का वहीं उलझा पड़ा है। आप लोगों के सामने बड़े हो गए, आपने पर्सनालिटी भी बढ़िया कर ली मैंने, पर मैं तो वहीं खड़ा हूँ, मैं अंदर से तो वो हमेशा मेरे अंदर कोर्टिसोल निकाल रहा है और जो मेरे पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर है उनको नहीं बनने दे रहा। दो में से एक ही बनता है, इधर आपके डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स निकलेंगे या फिर कोर्टिसोल निकलेगा। और अगर कोर्टिसोल निकल रहा है तो ये चारों बंद हो जाएंगे, ये रूल है। तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर तो सूख गए हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि आप प्रेजेंट में, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें आपको लगता है कि आप बड़े परेशान हैं और उससे पीछे नहीं छूट रहा है। तो यहाँ पर एक टेक्निक कराते हैं हम, जिसको हम आई मीन स्विस पैटर्न कहते हैं। हम कहते हैं कि भाई अपने सामने अपनी ही इमेज को देख, किसी बढ़िया सी जगह आई मीन देख और इमेजिन करे कि जो प्रॉब्लम तुझ पर चल रही है वो बहुत सारे लोगों पर चली होगी, ऐसे तो नहीं है। करेक्ट है, बिल्कुल सही। तो इमेजिन करो कि वो लोग वहां पर खड़े हैं, वो टाटाज हो सकते हैं, धोनीज हो सकते हैं, तेंदुलकर हो सकते हैं, मोदीज हो सकते हैं, गांधीज हो सकते हैं, और इमेजिन करो कि वो लोग उस आदमी को एम्पावर कर रहे हैं जो तुम ही दूसरा यू हो। और इमेजिन करो कि द अदर यू इज कंप्लीटली ओके और उसको पता चल गया कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। और अगर ये हैंडल नहीं होगी तो कैसे विजडम लेंगे, भैया इसको हमें हैंडल करना ही करना है। अगर हमारे घर में कोई ऐसी चीज हो जाती है जो अब इसको ठीक नहीं कर सकते तो हमारे सर्किल ऑफ कंसर्न से बाहर चला गया ना, तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस से, ठीक है ना। तो अब वहां पर आप विजडम लो, लेकिन शांत हो जाओ वहां पर, या वहां पर कोई एक्शन लो। और फिर मैं उसको, हम कहते हैं कि अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन की एक टेक्निक होती है जो बेसिकली गोल्डन बॉल की तरह होती है। हम कहते हैं उस इमेज को गोल्डन बॉल बना, यहाँ रख और उसको फ्लैश कर 1 सेकंड से भी 1000वें हिस्से में कम में, ताकि आपका लॉजिकल माइंड उसके बारे में सोचे ही नहीं, और वो इम्प्लांट हो जाएगी तो आप इमीडिएट। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपनी बीमारियों को रिवर्स करना चाहें तो तीसरी चीज है कि आप अपने फ्यूचर को हमेशा ब्राइट देखें। जब भी आप फ्यूचर को डार्क, कई बार लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपका फ्यूचर कैसा है, पैसा खो जाता है, रिश्ता टूट जाता है, कोई छोड़ के चला जाता है, तो एकदम से कहते सर अनसर्टेन। खुद सोचिए कि जब आपका फ्यूचर ही अनसर्टेन है और आपके माइंड ने मान लिया कि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो फिर वो अनसर्टेनिटी में क्यों जाएगा। वो कहेगा ठीक है तुझे बीमार करके मार ही देता हूँ।